नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमिताभ बच्चन का हर एक हिट और ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आप बच्चन साहब का फैन है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आनंद फिल्म के बारे में। साल 1971 में रिलीज हुआ इस फिल्म में बच्चन साहब डॉक्टर भास्कर बनर्जी का रोल प्ले करते हैं, जो कि एक डॉक्टर होते हैं और गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं। वो जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और सीरियसनेस के साथ देखते हैं और इमोशन से बिल्कुल ही दूर रहते हैं। एक दिन उनके हॉस्पिटल में आनंद नाम का एक पेशेंट आता है जिसे कैंसर होता है, और हैरानी की बात तो ये होती है कि आनंद को ये बात अच्छे से पता था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीने बचे हुए हैं, मगर फिर भी वो हर पल को खुलकर जीता है और हमेशा हंसता हंसाता रहता है। फिर धीरे धीरे डॉक्टर भास्कर और आनंद के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और आनंद उन्हीं के साथ रहना चालू कर देता है। आनंद अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में भास्कर को सिखा जाता है कि मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं। लेकिन लास्ट में आनंद की डेथ हो जाती है, लेकिन जाते जाते वो एक सीरियस डॉक्टर को जिंदगी का असली मतलब समझा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म के बाद उनका लगातार बैक टू बैक 9 फिल्में फ्लॉप हुआ था। ऑलमोस्ट उनका करियर खत्म होने वाला था, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसा फिल्म मिलता है जिसने उनका करियर को तो बचा ही है और साथ ही में उनको एक अलग पहचान दिला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंजीर के बारे में। साल 1973 में रिलीज होने वाला यह फिल्म विजय नाम का एक बच्चा का कहानी है, जिसके आंखों के सामने उसके माँ बाप का खून कर दिया जाता है। यह बच्चा बड़ा होकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनता है और वो गलत काम करने वालों के लिए एंग्री यंग मैन बन जाता है। शहर में शेर खान नाम का एक गुंडा होता है जो कि जुए का अड्डे चलाता है। इंस्पेक्टर विजय उसको हरा देता है और बाद में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच उसका मुलाकात माला नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक मर्डर की गवाह बनती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन विजय उसे हिम्मत देता है और फिर दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और फिर लास्ट में विजय तेजा नाम का एक गुंडा का हाथ में वही पुराना जंजीर यानी कि ब्रेसलेट देखता है जो कि बचपन में अपने माँ बाप का खूनी के हाथ में देखा था। उसे समझ आ जाता है कि तेजा ही उसके माँ बाप का असली कातिल है। इसके बाद विजय और शेर खान मिलकर तेजा और उसका गैंग को खत्म कर देते हैं और विजय अपना बदला को पूरा कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं नमक हराम के बारे में। साल 1973 में आने वाली इस फिल्म की कहानी दो पक्के दोस्त की होती है। पहला का नाम है विक्की, जो कि एक बड़ा फैक्ट्री ओनर का बेटा है, और दूसरा का नाम है सोमू, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। एक दिन फैक्ट्री का यूनियन लीडर और विक्की के बीच बहस हो जाता है और विक्की को सबके सामने यूनियन लीडर से माफी मांगना पड़ता है। इसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए सोमू और विक्की एक प्लान बनाते हैं। सोमू अपना नाम बदलकर विक्की का फैक्ट्री में मजदूरी करने को जाता है ताकि वो वहां से यूनियन लीडर को हटा सके, मगर मजदूरों की गरीबी को देखकर उसका इरादा बदल जाता है और अब वो खुद उनका हक के लिए आवाज उठाता है और इसीलिए विक्की उसे नमक हराम कहता है। विक्की के पिता को जब यह बात पता चलता है तब वो सोमू को मरवा देता है और विक्की अपना बाप का इस जुर्म को अपने ऊपर लेकर खुद जेल चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के बारे में। यह कहानी है भरत का, जो कि एक पढ़ा लिखा नौजवान है बट अनफॉर्चुनेटली बेरोजगार है। उसके ऊपर अपना परिवार का जिम्मेदारी भी होता है। भरत शीतल नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है, मगर उसके पास पैसा ना होने की वजह से शीतल उससे परेशान रहती है। जब शीतल को एक अमीर बिजनेसमैन मोहन बाबू के पास नौकरी मिलता है तब वो पैसों की तरफ खींची चली जाती है और भरत को छोड़ देती है। भरत का छोटा भाई विजय एक एक्स आर्मी ऑफिसर है जिसने जंग में अपना एक हाथ को खो दिया है। घर का हालात इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि मजबूरन भरत क्राइम करना चालू कर देता है, लेकिन जल्द ही उसको एहसास हो जाता है कि गलत रास्ते से कमाए गए पैसे कभी खुशियां नहीं देती है और इसीलिए वो उन सभी क्रिमिनल्स को पकड़वा देता है जो कि ब्लैक मार्केटिंग कर रहा होता है। इसके बाद बात करता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिल्म दीवार के बारे में। 1971 में आने वाली इस फिल्म में हमें दो भाइयों के बीच की कहानी दिखाई जाती है। बचपन में उसका बाप, जो कि एक यूनियन लीडर होता है, जिसे बदनाम करके भगा दिया जाता है। इसीलिए माँ अपने दोनों बेटों को लेकर मुंबई शहर आ जाती है और मेहनत मजदूरी करके उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है।
विजय मेहनत करके थक चुका था और इस दुनिया की नाइंसाफी से तंग आ चुका था। वो जल्दी पैसा कमाने के लिए गलत काम करना चालू कर देता है और एक बहुत ही बड़ा डॉन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ रवि पढ़ लिख कर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनता है। रवि विजय को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि भाई ये गलत काम करना छोड़ दो, मगर वो नहीं सुधरता है और इसी वजह से उसकी माँ उसको छोड़कर रवि के साथ रहना चालू कर देती है। और फिर लास्ट में जब रवि को अपना भाई विजय को पकड़ने का ऑर्डर मिलता है तब विजय अपनी माँ से मिलने के लिए मंदिर जा रहा होता है, लेकिन तभी रवि उसे रोकने की कोशिश करता है और पुलिस की गोली लगने की वजह से उसका मौत हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस जमाने की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के बारे में। कहानी का शुरुआत होता है ठाकुर बलदेव सिंह से, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। गब्बर सिंह नाम का एक बहुत ही खतरनाक डाकू ने उसका परिवार को मार दिया था और साथ ही में उसका दोनों हाथों को भी काट दिया था। इसीलिए वो बदला लेने के लिए दो चोरों को बुलाता है, जय और वीरू। दोनों पक्के दोस्त हैं और लड़ने में माहिर है। इसी बीच वीरू को वसंती से प्यार हो जाता है और जय को ठाकुर की विधवा बेटी राधा से। क्लाइमैक्स में गब्बर का गैंग से लड़ते वक्त जय अपना जान कुर्बान कर देता है और वीरू गुस्से में गब्बर को मारने ही वाला होता है, लेकिन ठाकुर उसे रोक देता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों, इस फिल्म का अगर आपको कुछ फेमस डायलॉग्स याद होगा तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं दो अनजाने फिल्म के बारे में। अमित एक सिंपल मिडिल क्लास नौकरी करने वाला आदमी है। वो अपनी बीवी रेखा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उन दोनों का एक बेटा भी होता है। रेखा बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस औरत थी। उसे गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी। एक दिन अमित का दोस्त रंजीत आता है और उसका नज़र रेखा पर पड़ जाता है और रेखा भी अमित का पैसों को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। एक दिन ट्रेन में सफ़र के दौरान रंजीत और रेखा दोनों प्लान बनाकर अमित को ट्रेन से गिरा देते हैं और सबको यही लगता है कि अमित ने सुसाइड कर लिया है। रेखा अपना नाम बदलकर सुनीता देवी रख लेती है और एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार बन जाती है। अमित मरा नहीं था। कुछ सालों के बाद वो वापस आता है अपना पहचान बदलकर और एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर बन जाता है। वो रेखा से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो उसको अपना फिल्म में साइन करता है और फिल्म में उससे वैसा ही सीन सब करवाता है जैसा कि उन्होंने अमित के साथ किया था। लास्ट में रेखा को एहसास हो जाता है कि प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि अमित है। इसके बाद बात करते हैं अदालत फिल्म के बारे में। धर्मा, जो कि एक बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा गांव में रहने वाला आदमी है। एक दिन गांव में कुछ अमीर लोग शिकार करने के लिए आते हैं और तभी एक शेर उन पर हमला कर देता है, मगर धर्मा बड़ी ही बहादुरी से उन सबको बचा लेता है और इसीलिए वो लोग धर्मा को शहर बुलाकर नौकरी देने का वादा करते हैं और धर्मा अपने बीवी बच्चों के साथ शहर चला जाता है। अजित इलीगल बिजनेस करता है और एक दिन जब पुलिस रेड करता है तब वो लोग धर्मा को फंसा देते हैं, जिससे कि उसको 2 साल के लिए जेल हो जाता है। जेल से छूटने के बाद धर्मा पूरी तरीके से बदल जाता है। वो समझ जाता है कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो एक एक करके उन सबको ख़त्म कर देता है जिसने उसको जेल भिजवाया था और वो खुद एक बहुत ही बड़ा डॉन बन जाता है। उसका बेटा राजू लंदन से पढ़ लिख कर आता है और जब उसको अपना बाप का क्राइम्स के बारे में पता चलता है तब दोनों के बीच तकरार आ जाता है। क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि अजित अब भी जिंदा है और धर्मा उसको मार देता है, मगर इसी बीच वो खुद भी पुलिस के हाथों एनकाउंटर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं खून पसीना के बारे में। यह कहानी 2 दोस्तों की है, शिवा और असलम, जो एक हादसे की वजह से बचपन में बिछड़ जाते हैं। उनके परिवार पर जालिम सिंह नाम का एक गुंडा हमला कर देता है। बड़ा होकर शिवा टाइगर के नाम से मशहूर हो जाता है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान बनता है और गरीबों की मदद करता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ असलम एक डाकू बन जाता है जिसे कि लोग शेरा कहते हैं। हालांकि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन उसका दिल में अब भी इंसानियत बाकी है। जालिम सिंह इन दोनों दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता है। शेरा को टाइगर को मारने की सुपारी दी जाती है और दोनों के बीच जबरदस्त मार हो जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो दोनों वही बचपन के दोस्त हैं जो सालों पहले बिछड़ चुके थे और लास्ट में दोनों मिलकर जालिम सिंह को मार देते हैं। फिर आता है अमर अकबर एंथनी। तो इस फिल्म का कहानी का शुरुआत में हमें रॉबर्ट नाम का एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपना ड्राइवर किशन लाल को अपना एक क्राइम का झूठा केस में फंसाकर जेल भिजवा देता है और बदले में उसका परिवार का ख्याल रखने का वादा करता है। जब वो जेल से छूटता है तब वो देखता है कि रॉबर्ट ने उसका परिवार का ख्याल नहीं रखा है और इसीलिए गुस्से में आकर वो रॉबर्ट के ऊपर हमला कर देता है और उसका कार लेकर
भाग जाता है। उसके तीनों बेटे एक पार्क में ही रह जाते हैं और तीनों को अलग अलग धर्म के लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा बेटा का नाम है अमर, जिसको कि एक हिंदू पुलिस ऑफिसर पालता है और वो बड़ा होकर एक पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। मझले वाले का नाम अकबर है, जिसको कि एक मुस्लिम पालता है और वो बड़ा होकर एक कव्वाली सिंगर बन जाता है। और छोटका का नाम एंथोनी है, जिसको कि एक क्रिश्चियन पालता है और वो बड़ा होकर एक पियक्कड़ बन जाता है। कई सारे फिल्मी ट्विस्ट और कोइंसिडेंस के जरिए तीनों भाई अनजाने में एक दूसरे से मिलते हैं और तीनों एक एक्सीडेंटल विक्टिम को खून देते हैं, जो कि उनकी सगी माँ भारती निकलती है, बिना ये जाने कि ये उनकी अपनी माँ है। बाद में सबको पता चल जाता है कि वो सब भाई है और रॉबर्ट ही उनका तकलीफों का जिम्मेदार है। फिल्म के एंड में तीनों भाई मिलकर रॉबर्ट को हराते हैं और अपना परिवार से दोबारा मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगला फिल्म की तरफ, जिसका नाम है कस्मे वादे। साल 1978 में आने वाली इस फिल्म में अमित एक कॉलेज प्रोफेसर है जो कि सुमन से बहुत प्यार करता है और दोनों शादी करने वाले होते हैं। अमित का एक छोटा भाई है राजू, जो थोड़ा बिगड़ा हुआ और लापरवाह है। वो गलत संगत में पड़ जाता है और मुश्किल में फंस जाता है। एक दिन अमित अपना भाई राजू की मदद करने की कोशिश करता है, तब एक झगड़े में अमित मारा जाता है और इस हादसे के बाद सुमन पूरी तरीके से टूट आती है और एक विधवा की तरह रहना चालू कर देती है। कुछ समय के बाद राजू और सुमन की जिंदगी में शंकर नाम का एक आदमी आता है जो कि बिल्कुल अमित का जैसा ही दिखता है, लेकिन शंकर अमित जैसा शरीफ नहीं है, बल्कि वो तो एक क्रिमिनल होता है जो कि पुलिस से बचने के लिए उनके घर में पनाह लेता है। मगर राजू और सुमन का प्यार और ममता देखकर राजू का दिल बदल जाता है। वो बुराई का रास्ता छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है और क्लाइमैक्स में कुछ गुंडे मिलकर सुमन को किडनैप कर लेते हैं और शंकर और राजू मिलकर उसे बचा लेते हैं। चलिए अब एक और जबरदस्त फिल्म त्रिशूल के बारे में बात करते हैं। साल 1978 का इस फिल्म का शुरुआत राजकुमार गुप्ता से शुरू होता है, जो कि एक गरीब इंजीनियर होता है। वो शांति नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब राज का मालिक उसको अपना बेटी से शादी करने और अपना कंपनी में पार्टनर बनाने का ऑफर देता है, तब वो पैसे और कामयाबी का लालच में आकर शांति को छोड़ देता है और उस वक्त शांति प्रेग्नेंट होती है और वो राज को छोड़कर बहुत दूर चली जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है विजय। शांति उसको पाल पोस कर बड़ा करती है और मरते वक्त उसको सारा सच्चाई के बारे में बता देती है और इसीलिए विजय अब अपना नाजायज बाप को तबाह करना चाहता था। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलता है और राजकुमार गुप्ता का हर एक डील्स को कम दाम में खरीद कर उसको मेंटली परेशान करना चालू कर देता है। और जब उसको पता चलता है कि राज के 2 बच्चे हैं शेखर और कुसुम, वो उनसे दोस्ती करता है और उनको अपने ही बाप के खिलाफ भड़का देता है। इसीलिए राज विजय को मारने के लिए एक गुंडा को सुपारी देता है और आखिर में जब उसको पता चलता है कि विजय उसका नाजायज बेटा है, तब वो उसको बचाने के लिए जाता है मगर खुद मारा जाता है। चलिए अब बात करता है एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन के बारे में। साल 1978 का ये एक क्लासिक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया है। डॉन एक खतरनाक और चालाक अंडरवर्ल्ड बॉस होता है जिसको कि 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही होती है। एक पुलिस केस के दौरान डॉन जख्मी हो जाता है और डीएसपी डिसिल्वा के सामने ही मर जाता है। डीएसपी डॉन की मौत को एकदम सीक्रेट रखता है और यहाँ तक कि उसके ऑफिसर्स को भी ये बात नहीं पता है कि डॉन मर चुका है। वो डॉन का जैसा दिखने वाला एक गरीब स्ट्रीट परफॉर्मर विजय को ढूंढता है जो 2 अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहा होता है। डीएसपी विजय को ट्रेनिंग देता है ताकि वो डॉन बनकर उसके गैंग में शामिल हो सके और पूरा गैंग को पकड़वा सके और बदले में डीएसपी उन दोनों बच्चों का खर्चा उठाने का जिम्मेदारी लेता है। लेकिन बदकिस्मती से एक मिशन के दौरान डीएसपी का मौत हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह था कि सिर्फ और सिर्फ डीएसपी को ही पता था कि विजय असली डॉन नहीं है। पुलिस और गैंग दोनों समझते हैं कि विजय ही असली डॉन है। इसीलिए विजय एक डायरी ढूंढ रहा था जिसमें उसका असली डॉन ना होने का सबूत था। रोमा नाम की लड़की डॉन से अपना भाई की मौत का बदला लेना चाहती है, पर जब उसे सच पता चलता है तो वो विजय की मदद करती है। आखिर में उसे डायरी मिल जाता है और वो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड वरदान को पकड़वा देता है जो कि इतने समय से एक नकली पुलिस ऑफिसर होने का नाटक कर रहा था। इसके बाद आता है मुकद्दर का सिकंदर। साल 1978 में आने वाली इस फिल्म का कहानी का शुरुआत होता है एक अनाथ लड़के के साथ जो कि एक अमीर आदमी रामनाथ के घर पर काम कर रहा होता है। वो रामनाथ की बेटी कामना से दोस्ती करता है, लेकिन रामनाथ उसे पसंद नहीं करता था और एक गलतफहमी की वजह से उसे घर से निकाल दिया जाता है।
फिर उसको फातिमा नाम की एक औरत अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम रखती है सिकंदर। बड़ा होकर सिकंदर बहुत ही अमीर और कामयाब इंसान बन जाता है, मगर उसके दिल में अब भी कामना के लिए प्यार होता है। फिर सिकंदर की मुलाकात विशाल नाम का एक वकील से होता है और दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। सिकंदर अपनी मोहब्बत की इजहार करने के लिए विशाल से खत लिखवाता है, लेकिन कामना को लगता है कि वो खत विशाल ने लिखा है और वो विशाल से प्यार करना चालू कर देती है। और जब सिकंदर को इस बारे में पता लगता है तब वो अपनी दोस्ती के लिए अपना मोहब्बत को कुर्बान कर देता है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में जोराबाई नाम की एक लड़की आती है जो कि उससे प्यार करने लगती है, और ये बात दिलावर नाम का एक गुंडा को पसंद नहीं आता है क्योंकि वो खुद जोराबाई को पसंद करता था। क्लाइमेक्स में दिलावर कामना को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद सिकंदर उसे बचा लेता है, लेकिन लड़ाई में जख्मी हो जाता है। वो विशाल और कामना की शादी में पहुंचता है और शादी खत्म होते ही वो विशाल की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। चलिए अब बात करते हैं मिस्टर नटवर लाल के बारे में। तो साल 1979 का इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि नटवर नाम का एक बच्चा अपने भैया और भाभी के साथ रहता है। भैया गिरधारी लाल एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, मगर विक्रम नाम का एक अंडरवर्ल्ड डॉन इसको रिश्वत लेने का झूठा केस में फंसा देता है। अब नटवर का एक ही सपना होता है कि कैसे भी करके विक्रम को मार के अपना भाई का बदला लेना। वो बड़ा होकर अपना नाम नटवर लाल रख लेता है और गरीबों की मदद करता है। फिर जब उसको पता चलता है कि विक्रम चंदनपुर नाम का एक गांव में रहता है और वहां के लोगों को एक गैर कानूनी हीरा का खदान में माइनिंग करवाता है, नटवर वहां पर एक शिकारी का रूप में जाता है और विलेजर्स का डर को खत्म कर देता है और उनका भरोसा को जीत लेता है। वहां उसकी मुलाकात सानों से होती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में वो अकेला ही विक्रम और उसके गुंडों से लड़ता है और फाइनली अपना भैया का खोया हुआ इज्जत को वापस दिला देता है। चलिए अब बात करते हैं सुहाग फिल्म के बारे में। इस कहानी का शुरुआत होता है विक्रम और दुर्गा से। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं और उनका जुड़वा बच्चा भी होता है। बाद में विक्रम एक गुंडा बन जाता है और उसका जग्गी नाम का एक दूसरा गुंडा से मार हो जाता है। बदले की आग में जग्गी जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा को चुरा लेता है और पास्कल नाम का एक शराबी को बेच देता है। वो बच्चे का नाम अमित रखता है और उसको पाल पोस के बड़ा करता है और अमित भी पास्कल की तरह एक पियक्कड़ बन जाता है। उधर दूसरा बेटा किशन अपनी मां दुर्गा के साथ बड़ा होता है और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनता है। एक दिन दोनों भाई अनजाने में मिलते हैं और पहले तो उनके बीच झगड़ा होता है, लेकिन बाद में वो गहरे दोस्त बन जाते हैं और उनको अब तक पता नहीं होता है कि वो दोनों भाई हैं। फिर एक दिन विक्रम अनजाने में अमित को किशन को मारने की सुपारी देता है, मगर जब सच्चाई सामने आती है तब दोनों भाई मिलकर अपने दुश्मनों को यानी कि जग्गी और उसका बेटा को खत्म कर देते हैं। इसके बाद आता है दोस्ताना फिल्म। साल 1980 में आने वाली इस फिल्म की कहानी का शुरुआत होता है दो बचपन के दोस्त विजय और रवि से। विजय एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है और रवि एक काबिल डिफेंस लॉयर। उनका काम अलग अलग होने के बावजूद उनकी दोस्ती बहुत मजबूत होती है। दोनों शीतल नाम की एक लड़की से अलग अलग मौक़ों पर मिलते हैं और दोनों को उससे प्यार हो जाता है, मगर शीतल सिर्फ और सिर्फ विजय से प्यार करती है। और जब विजय को पता चलता है कि रवि भी शीतल से प्यार करता है तो वो अपने दोस्ती के खातिर अपना प्यार को कुर्बान कर देता है। इस फिल्म का विलन दागा इस बात का फायदा उठाता है। वो रवि का एक फोटो दिखाता है जिसमें विजय और शीतल साथ में होते हैं, जिससे रवि को लगता है कि विजय ने उसे धोखा दिया है और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। लेकिन लास्ट में रवि को दागा की सच्चाई के बारे में पता चलता है और विजय की कुर्बानी के बारे में भी पता चलता है और फिर दोनों एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर दागा को हरा देते हैं। अब बात करते हैं नसीब पिक्चर के बारे में। तो ये कहानी एक लॉटरी टिकट से शुरू होती है। एक शराबी आदमी अपना बिल नहीं पे कर पाता है और अपना एक लॉटरी टिकट वेटर नामदेव को दे देता है। नामदेव ये टिकट अपना 3 दोस्त दामू, रघु और जग्गी के साथ शेयर करता है। अब टिकट कौन रखेगा ये डिसाइड करने के लिए वो लोग ताश खेलते हैं और जग्गी जीत जाता है और टिकट अपने पास रख लेता है और खुशकिस्मती से उसे लॉटरी भी लग जाता है। दामू और रघु का मन में लालच पैदा हो जाता है और दोनों मिलकर जग्गी को मार देते हैं और साथ ही में नामदेव को भी ब्रिज से फेंक देते हैं, मगर वो जिंदा बच जाता है। 20 साल बाद रघु और दामू लॉटरी के पैसों से लग्जरी होटल बनाते हैं और उसी होटल में नामदेव का बेटा जॉनी काम करता है और अपना छोटा भाई सनी की पढ़ाई के लिए
पैसा कमाता है। दामू का बेटा विकी जॉनी का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और दोनों आशा नाम की एक सिंगर से प्यार कर बैठते हैं। और जब जॉनी को पता चलता है कि विकी भी आशा से प्यार करता है तब वो अपने दोस्त के खातिर अपना प्यार को कुर्बान कर देता है। वाह क्या सीन है भाई, पिछले कुछ मूवी से तो अमिताभ बच्चन अपना प्यार को कुर्बान ही किए जा रहा है जैसे रेखा को किया था। और फिर हमें पता चलता है कि आशा की एक छोटी बहन है जिसका नाम है किम और ये दोनों जग्गी की बेटी है जिसे मार दिया गया था। क्लाइमैक्स में नामदेव वापस आता है और सारे राज खुल जाते हैं और आखिर में सब दुश्मन मारे जाते हैं और बिखरा हुआ परिवार एक साथ मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं सत्ते पे सत्ता पिक्चर के बारे में। ये कहानी 7 अनपढ़ भाइयों की होती है जो कि एक फार्म हाउस पे रहते हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। रवि सबसे बड़ा भाई है और वही सबको संभालता है। रवि को इंदु नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब इंदु घर पर आती है तब वो सभी भाइयों की बुरी आदतों को देखकर दंग रह जाती है। वो धीरे धीरे सबको तमीज और ढंग से रहना सिखाती है। बाकी के बचे 6 भाइयों को भी अलग अलग लड़कियों से प्यार हो जाता है और वो सब के सब अपने अंदाज में लड़कियों को प्रपोज करते हैं। इंदु की एक दोस्त होती है जिसका नाम है सीमा और उसका चाचा रंजीत सिंह सीमा का प्रॉपर्टीज को हड़पना चाहता है। वो रवि का हमशक्ल बाबू को जेल से छुड़वाता है और रवि की जगह भेज देता है ताकि वो सीमा को मार सके। बाबू जब फार्म हाउस आता है वो परिवार का प्यार देखकर बदल जाता है और सीमा से उसे सच्चा प्यार हो जाता है। अंत में सारे भाई मिलकर रंजीत सिंह को हराते हैं और सबकी शादी हो जाती है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं नमक हलाल के बारे में। इस कहानी का शुरुआत भीम नाम का एक ईमानदार आदमी से होता है और उसका बीवी का नाम सावित्री है। वो सेठ राजा सिंह का मैनेजर और बॉडीगार्ड होता है। राजा सिंह सावित्री को अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना देता है और साथ ही में अपना बेटा राजकुमार का गार्डन बना देता है। एक दिन उसका सौतेला भाई गिरदार सिंह राजा और भीम दोनों को मार देता है और इसका इल्जाम सावित्री के ऊपर डाल देता है और इसीलिए सावित्री अपना असली बेटा अर्जुन को उसके दादाजी के पास छोड़ देती है और खुद राजकुमार की मां बनकर उसका परवरिश करती है। 20 साल के बाद जब अर्जुन बड़ा होता है वो शहर जाकर 5 स्टार होटल में बेल बॉय की नौकरी करता है। वहां उसका मुलाकात पूनम से होता है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। ये होटल राजकुमार का होता है और होटल को सावित्री चला रही होती है और इस होटल का मैनेजर रंजीत सिंह होता है जो कि गिरधार सिंह का बेटा होता है। रंजीत राज को मारना चाहता था और जब अर्जुन को इस बारे में पता चलता है कि सावित्री उसकी असली मां है राज की नहीं, तब अर्जुन कसम खाता है कि वो राज की रक्षा करेगा जैसे उसका पिता भीम सिंह ने की थी। राज को निशा नाम की एक डांसर से प्यार हो जाता है जिसको भेजा ही गया था राज को मारने के लिए रंजीत सिंह के द्वारा, मगर निशा उसका प्यार में पागल हो जाती है और उसको नहीं मारती। आखिर में सबको पता चल जाता है कि सावित्री असली मां है और अर्जुन उसका बेटा है। फिर अर्जुन और राज मिलकर गुंडों को हराते हैं और फिर पूरा परिवार साथ मिल जाता है। चलिए अब खुद्दार फिल्म के बारे में बात करते हैं। इस कहानी का शुरुआत होता है 3 भाइयों से, हरी, गोविंद और राजेश। हरी सबसे बड़ा भाई होता है और वही दोनों भाई का देखभाल करता है। जब हरी अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए 2 महीनों के लिए घर से बाहर जाता है तब उसकी बीवी सीमा दोनों भाइयों को घर से निकाल देती है और दोनों भाई मुंबई आ जाते हैं। गोविंद टैक्सी ड्राइवर बनता है और राजेश को एक अच्छा जिंदगी देने का कोशिश करता है, मगर राजेश एक अमीर इंसान सेठ वर्मा की बेटी मंजू से शादी कर लेता है और उसका घर जमाई बन जाता है। सेठ वर्मा का भाई बंसी एक क्रिमिनल होता है। वो राजेश को धोखे से ड्रग स्मगलिंग के धंधे में फंसा देता है और इस जुर्म में एक बेगुनाह का जान भी चला जाता है और उसका इल्जाम गोविंद पर लग जाता है। कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होता है तब पता चलता है कि जज कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई हरी होता है। सच जानने के बाद हरी जज की कुर्सी छोड़ देता है और गोविंद का डिफेंस लॉयर बन जाता है और बड़ी चालाकी से बड़ा भाई हरी बंसी को पकड़वा देता है। चलिए अब एक ऐसा फिल्म के बारे में बात करते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन को एक जानलेवा इंजरी हो गया था जिसका नाम है कूली। तो इस कहानी का शुरुआत जफर खान से होता है। 10 साल के बाद जेल से निकलने पर जफर देखता है कि सलमा ने असलम खान से शादी कर लिया है। बदला लेने के लिए वो इलाके में बाढ़ ला देता है जिसमें सलमा का पूरा परिवार बिखर जाता है और उसका बेटा इकबाल उससे बिछड़ जाती है और इसी बीच सलमा का याददाश्त भी चला जाता है और जफर उसको अपने साथ ले जाता है और एक बच्चे को अडॉप्ट करके उसको दे देता है जिसका नाम
सन्नी रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इकबाल बड़ा होकर रेलवे स्टेशन पर एक ईमानदार कुली बनता है और वो गरीब कुली का नेता बनता है और करप्शन के खिलाफ लड़ता है। सन्नी और इकबाल के बीच दोस्ती हो जाती है और इकबाल को पता चलता है कि उसकी मां अब भी जिंदा है और जफर के कब्जे में है। तब इकबाल और सनी दोनों मिलकर जफर का सामना करते हैं और सलमा को बचा लेते हैं। इसके बाद आता है शराबी फिल्म। तो इस कहानी का शुरुआत होता है विकी से, जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन अमरनाथ कपूर का बेटा होता है। अमरनाथ हमेशा अपना बिजनेस में बिजी रहता है और उसके पास विकी के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है। विकी का देखभाल उसका नौकर मुंशी फूलचंद करता है। विकी बचपन से ही अकेलापन दूर करने के लिए शराब पीना चालू कर देता है, क्योंकि उसका बाप ने उसे कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिया है। विकी बड़ा होकर एक शराबी बन जाता है, मगर उसका दिल बहुत साफ होता है। उसे एक गरीब डांसर मीना से प्यार हो जाता है। अमरनाथ को विकी का एक गरीब लड़की से प्यार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और दोनों के बीच काफी झगड़े भी होते हैं। विकी हमेशा से अपने बाप को एहसास दिलाता था कि उसने हमेशा पैसों को रिश्तों से ऊपर रखा है। वो अपना बाप का घर और दौलत छोड़ने को तैयार हो जाता है ताकि वो अपना प्यार और अपने उसूलों से जी सके। और आखिर में अमरनाथ को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और वो अपना बेटा को अपना लेता है। चलिए अब एक और जबरदस्त फिल्म मर्द के बारे में बात करते हैं। साल 1985 में आने वाली इस फिल्म का शुरुआत होता है जब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था। राजा आजाद सिंह एक बहुत ही बहादुर राजा था जो कि अंग्रेजों को खजाना लूटने से रोकता था। उनकी पत्नी दुर्गा एक बच्चे को जन्म देती है और राजा उस बच्चे के सीने में मर्द लिख देता है। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर और इंस्पेक्टर सिमोन लोकल डॉक्टर हैरी के साथ मिलकर राजा को धोखे से पकड़कर कैद कर लेता है और इसी दौरान उसकी पत्नी को गोली लग जाती है, जिस वजह से उनका आवाज चला जाता है और उनका एक घोड़ा बच्चे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देता है, जिसके बाद एक परिवार उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। बड़ा होकर राजू एक बहुत ही बहादुर तांगे वाला बनता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। इसी बीच उसको रूबी से प्यार हो जाता है जो कि डॉक्टर हैरी की बेटी होती है। राजू को जब अपने असली माँ बाप के बारे में पता चलता है तब वो अपने पिता को छुड़ाने के लिए जाता है, जहां पर उसे अपने ही पिता के साथ लड़वा दिया जाता है और लास्ट में दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और फिर दोनों मिलकर अंग्रेजों को बहुत मारते हैं। चलिए अब बात करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो विजय के पिता इंस्पेक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें एक करप्ट बिजनेसमैन जेके वर्मा ने रिश्वत का झूठा केस में फंसा दिया था, जिसके बाद आनंद सुसाइड कर लेता है। विजय बड़ा होकर एक पुलिस इंस्पेक्टर बनता है जो कि सबकी नज़रों में एक डरपोक और रिश्वतखोर ऑफिसर है जो कि मुजरिमों से पैसा लेता है। मगर रात के वक्त विजय एक विजिलेंटी बन जाता है। वो शहंशाह का रूप लेता है जो काला कपड़ा पहनता है और जिसका एक हाथ लोहे का होता है। वो खुद क्रिमिनल्स को अपना अदालत में सजा दिलाता है। शहंशाह का असली मकसद अपने पिता की मौत का बदला लेना और जेके वर्मा के जुर्म का पर्दाफाश करना है, जिसके बाद सलीम नाम का एक आदमी भी जेके वर्मा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में शहंशाह की मदद करता है, लेकिन वर्मा सलीम को मार देता है और मूवी के आखिर में शहंशाह सबके सामने जेके वर्मा का पोल खोल देता है और उसको फांसी में चढ़ा देता है। अब आता है मेरा एक और फेवरेट फिल्म अग्निपथ। विजय, दीनानाथ, जॉन। तो इस कहानी का शुरुआत मांडवा गांव से होता है, जहां पर विजय के पिता दीनानाथ चौहान एक ईमानदार स्कूल टीचर होते हैं। गांव का गुंडा कांचा चीना वहां पर ड्रग्स का धंधा शुरू करना चाहता था, जिसे कि मास्टर जी रोकने का कोशिश करते हैं। कांचा मास्टर जी को एक झूठा केस में फंसा देता है, जिसके बाद गाँव वाले गुस्से में आकर मास्टर जी को पीट पीट के मार डालते हैं और फिर विजय अपनी माँ और बहन के साथ मुंबई भाग जाता है। विजय बचपन से ही बदले की आग में जलता है और फिर मुंबई का अंडरवर्ल्ड में शामिल हो जाता है ताकि वो ताकतवर बन सके। वो विजय दीनानाथ चौहान का नाम से एक मशहूर गैंगस्टर बन जाता है। सफर के दौरान उसका मुलाकात कृष्णन अय्यर से होता है जो कि एक नारियल पानी बेचने वाला होता है और बाद में विजय का वफादार दोस्त और उसकी बहन का बॉडीगार्ड भी बन जाता है। विजय धीरे धीरे अपने दुश्मनों को खत्म करता है और फिर आखिर में मांडवा वापस आ जाता है और फिर कांचा और विजय के बीच खतरनाक लड़ाई हो जाता है, जिसमें विजय कांचा को मार देता है लेकिन खुद भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अंत में विजय अपनी मां का गोद में दम तोड़ देता है, ये महसूस करते हुए कि उसने अपने पिता का सम्मान
वापस दिला दिया है। इसके बाद बात करते हैं आज के अर्जुन फिल्म के बारे में। साल 1990 में आने वाली इस फिल्म की कहानी एक गरीब किसान भीम और उसकी बहन लक्ष्मी के बारे में है। गांव का जमींदार ठाकुर भूपेंद्र सिंह गरीब किसानों की जमीन हड़पना चाहता था ताकि वो वहां पर शराब की फैक्ट्री खोल सके, जिसके बाद भीम और लक्ष्मी इस बात का विरोध करते हैं और इसीलिए ठाकुर का बेटा अजित लक्ष्मी से प्यार का नाटक करके उससे शादी कर लेता है ताकि वो विरोध को रोक ले। लेकिन बाद में जब लक्ष्मी को इस बारे में पता चलता है तब अजित उसको जान से मार देता है, जिसके बाद भीम अपनी बहन की मौत का बदला लेता है और अजित को मार देता है और इस जुर्म के लिए उसे 7 साल की सजा हो जाती है। 7 साल के बाद जब भीम जेल से छूट कर आता है तब वो देखता है कि ठाकुर अब भी गांव वालों पर जुल्म कर रहा है। भीम अपनी प्रेमिका गौरी और उसके गांव वालों के साथ मिलकर ठाकुर के खिलाफ जंग छेड़ देता है और अंत में सबको इंसाफ दिलाता है। इसके बाद एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में बात करते हैं। साल 1998 में आने वाली इस कॉमेडी फिल्म का शुरुआत होता है अर्जुन से, जो कि एक ईमानदार और सख्त पुलिस इंस्पेक्टर होता है और उसका साथी प्यारे मोहन एक मजाकिया इंस्पेक्टर होता है। इसी बीच शहर में 2 चोर आ जाते हैं, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, जो कि दिखने में बिल्कुल अर्जुन और प्यारे की तरह ही होते हैं। जब भी वो दोनों चोरी करते हैं लोग उन्हें असली पुलिस ऑफिसर समझ लेते हैं और इसी वजह से अर्जुन और प्यारे को कई बार मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इसी दौरान जोरावर नाम का एक स्मगलर एक लड़की का मर्डर कर देता है और उसकी सहेली नेहा ये सब देख लेती है। अर्जुन और प्यारे उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं। जोरावर अर्जुन की बहन सीमा और नेहा को किडनैप कर लेता है और सबको यही लगता है कि अर्जुन और प्यारे ही इस सब का रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए दोनों को अरेस्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद बड़े मियाँ और छोटी मियाँ को जब पता चलता है कि उनकी वजह से अर्जुन और प्यारे फंस चुके हैं तो वो उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो जोरावर का अड्डे पर जाते हैं और उन्हें बिजी रखते हैं। इसके बाद अर्जुन और प्यारे पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं और जोरावर और उसके आदमी को पकड़ लेते हैं। हालांकि जोरावर किसी तरीके से वहां से छूटकर भाग भी जाता है, मगर छोटे मियाँ और बड़े मियाँ बड़ी चालाकी से उसको पकड़ लेते हैं और उनका इसी बहादुरी के लिए दोनों को इंस्पेक्टर बना दिया जाता है और अर्जुन और प्यारे को इंस्पेक्टर से सीधा ट्रैफिक हवलदार बना दिया जाता है। चलिए अब एक ऐसा फिल्म के बारे में बात करते हैं जो इनिशियल डेज में तो फ्लॉप हो गया था, मगर बाद में इस पिक्चर को इतना बार टीवी में दिखाया कि ये भाई कल्ट क्लासिक बन गया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह एक बहुत ही इज्जतदार और सख्त इंसान है जो अपने गांव का मुखिया है। उनके 3 बेटे हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा है हीरा, वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है क्योंकि वो अनपढ़ है। इसीलिए भानु प्रताप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और घर में नौकर बनाकर झाड़ू पोछा लगवाता था। हीरा की मुलाकात राधा से होती है। राधा पहले हीरा को अनपढ़ समझकर पसंद नहीं करती है, लेकिन बाद में उसकी सादगी और ईमानदारी को देखकर उससे प्यार करने लग जाती है। जब हीरा राधा से शादी कर लेता है तब भानु प्रताप गुस्से में उसे घर से निकाल देता है, जिसके बाद हीरा और राधा गरीबी में अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। हीरा मेहनत करता है और एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस खड़ा करता है और बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है। साथ ही में वो राधा को पढ़ा लिखा कर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना देता है। क्लाइमेक्स में जब भानु प्रताप सिंह जहरीला खीर खाकर खून का उल्टी करता है तब सबको यही लगता है कि हीरा ने ही खीर में जहर मिला दिया है, मगर भानु प्रताप को सच्चाई पता चल जाता है और वो अपना बेटा हीरा को बचा लेता है और उसका जो अहंकार था हीरा के प्रति वो भी चकनाचूर हो जाता है। चलिए अब एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहब्बतें के बारे में बात करते हैं। इस कहानी का शुरुआत होता है ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल गुरुकुल से, जहाँ का प्रिंसिपल नारायण शंकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और उनका मानना है कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ही सब कुछ है और प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। इसीलिए अपने स्कूल में वो किसी भी तरह का लव स्टोरी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। स्कूल में 3 नए स्टूडेंट्स आते हैं, विकी, समीर और करण। तीनों को अलग अलग लड़कियों से प्यार हो जाता है, लेकिन वो नारायण शंकर का डर से अपना दिल का बात नहीं कह पाते हैं। जिसके बाद इनकी लाइफ में एक नया म्यूजिक टीचर राज आर्यन आता है। राज इन लड़कों को हिम्मत देता है कि उन सबको अपना प्यार के लिए लड़ना चाहिए। राज असल में इसी गुरुकुल का पुराना स्टूडेंट था जिसे कई सालों पहले नारायण शंकर ने निकाल दिया था क्योंकि राज उसकी बेटी मेघा से प्यार करता था, मगर नारायण शंकर इस रिश्ता का खिलाफ था, इसीलिए मेघा सुसाइड
कर ली थी। राज गुरुकुल में वापस आया ताकि वो नारायण शंकर को ये दिखा सके कि डर से बड़ी मोहब्बत होती है, और वो सक्सेसफुली ऐसा कर भी देता है, जिसके बाद नारायण अपना पोस्ट से रिजाइन कर देता है और राज को नायब प्रिंसिपल बना दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कभी खुशी कभी गम के बारे में। साल 2001 में आने वाली इस इमोशनल फिल्म का शुरुआत होता है यश रायचंद से, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसकी पत्नी का नाम नंदनी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। एक का नाम है राहुल, जिसको कि अडॉप्ट किया गया है, और दूसरा होता है रोहन। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है, जो कि एक मिडिल क्लास लड़की है, मगर यश इस रिश्ता का खिलाफ होता है क्योंकि अंजलि उसका स्टेटस को मैच नहीं करती है। यश की मर्जी के खिलाफ राहुल अंजलि से शादी कर लेता है और गुस्से में यश राहुल को घर से निकाल देता है, जिसके बाद राहुल अंजलि और उसकी बहन पूजा के साथ लंदन शिफ्ट हो जाता है। 10 साल के बाद जब छोटा भाई रोहन बड़ा हो जाता है, तब उसे पता चलता है कि राहुल अडॉप्टेड था और घर छोड़कर क्यों गया। रोहन कसम खाता है कि वो अपना बिखरा हुआ परिवार को फिर से एक करेगा। रोहन पढ़ाई के बहाने लंदन जाता है और राहुल को ढूंढ लेता है और उसको घर चलने को बोलता है, मगर राहुल जाने से मना कर देता है। इसीलिए वो कुछ बहाना बनाकर अपने माँ बाप को ही लंदन बुला लेता है, मगर जब यश को सच बात के बारे में पता चलता है, तब वो गुस्से से इंडिया वापस आ जाता है। इसी बीच यश की माँ का देहांत हो जाता है और राहुल अपना दादी का अंतिम संस्कार में आता है, और एकदम से सबके बीच दोस्ती हो जाता है और बिखरा हुआ परिवार एक हो जाता है। भाई साहब, मेरे को तो लगता है कि साला ये रोहन ही अपना दादी को मारा होगा ताकि राहुल इंडिया वापस आ जाए और उसका परिवार वापस से जुड़ जाए। चलिए अब बागबान फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। साल 2003 में आने वाला इस फिल्म का कहानी का शुरुआत होता है राज और पूजा से, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने 4 बेटों की परवरिश और उनकी खुशियों के लिए ही कुर्बान कर दिया था। जब राज रिटायर होता है, तब वो उम्मीद करता है कि अब वो और पूजा अपने बच्चों के साथ सुकून से रहेंगे, मगर उनके बेटे अपने माँ बाप को एक बोझ समझते हैं। वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि माँ बाप को अलग अलग रख दिया जाएगा, हर 6 महीने में एक बेटा का घर भेज दिया जाएगा, और अपने ही बच्चों के घरों में उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ता था, और यहाँ तक कि उन्हें उनकी जरूरत की चीजें भी नहीं दी जाती थी और उनका जज्बात का मजाक भी उड़ाया जाता था। इन सब के दरमियान उनका एक गोद लिया हुआ बेटा है आलोक, जो उनकी दिल से इज्जत करता है और उनका सहारा भी बनता है। अपने बेटों से दुखी होकर राज अपनी जिंदगी पर लिखना शुरू करता है कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के सारे सपने पूरे किए और बदले में उनके साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। यह किताब बहुत ही ज़्यादा हिट हो जाता है और राज और पूजा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जब बच्चों को राज की कामयाबी और पैसों के बारे में पता चलता है, तब वो माफ़ी मांगने आ जाते हैं, मगर राज और पूजा उन्हें माफ़ करने से इनकार कर देते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं। चलिए अब पा मूवी के बारे में बात करते हैं। तो साल 2009 की इस फिल्म की कहानी एक 12 साल का लड़का औरों के बारे में है, जिसे एक बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी है, जिस वजह से वो दिखने में तो एक 70 साल का बूढ़ा जैसा होता है, मगर उसका दिमाग अब भी एक 12 साल का बच्चे की जैसा ही होता है। वो अपनी माँ विद्या के साथ रहता है। विद्या एक गायनोकोलॉजिस्ट है और उसने औरों को अकेला ही पाला है, और उसके पिता का नाम अनमोल है, जो कि एक पॉलिटिशियन है। दरअसल विद्या और अनमोल कॉलेज में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, और जब विद्या प्रेग्नेंट हुई थी, तब अनमोल अपना करियर की वजह से बच्चा नहीं लेना चाहता था। इसीलिए विद्या ने अनमोल से सारा रिश्ता तोड़ दिया और अकेले ही औरों को जन्म दिया। फिर एक दिन स्कूल के इवेंट के दौरान अनमोल और औरों मिलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो दोनों बाप बेटे हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और अनमोल को औरों में कुछ अपनापन सा लगने लगता है। औरों को जब अपने असली पिता पा के बारे में पता चलता है, तब वो उन्हें मिलने का कोशिश करता है। अनमोल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो औरों को आखिरी दिनों में उसके साथ ही रखता है। फिल्म के एंड में औरों की मौत हो जाती है, मगर जाते जाते वो अपने माँ बाप को फिर से एक कर देता है। चलिए अब पीकू के बारे में बात करते हैं। साल 2015 में आने वाली इस फिल्म का शुरुआत होता है भास्कर बैनर्जी से, जो कि हर वक्त कब्ज की बीमारी से जूझ रहा होता है और वो हमेशा अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता है। वो अपनी बेटी पीकू बैनर्जी के साथ दिल्ली में रहता है। भास्कर एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी और एसेंट्रिक इंसान है, जो कि पीकू की शादी के खिलाफ है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटी उसे छोड़कर चले जाए। एक दिन भास्कर अपने पूर्वजों का घर कोलकाता जाना चाहता था, वो भी बाय रोड, फ्लाइट से नहीं, मगर कोई भी टैक्सी ड्राइवर भास्कर का नखरा सहने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए एक टैक्सी एजेंसी का ओनर राणा चौधरी खुद उनके साथ मजबूरी में चले जाते हैं।
इस सफर के दौरान राणा और भास्कर के बीच कॉन्स्टिपेशन और जिंदगी के नजरिए पर काफी बहस और कॉमेडी भी होती है। कोलकाता पहुंचने के बाद भास्कर एक दिन अचानक से साइकिल पर पूरा शहर घूमता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनका पेट पूरी तरीके से साफ हो चुका है और वो सुकून से सोते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पिंक मूवी के बारे में। तो इस कहानी का शुरुआत होता है 3 सहेलियों से, मिनल, फलक और एंड्रिया। एक रात ये तीनों सहेलियां एक रॉक कॉन्सर्ट में जाती है जहां उनकी मुलाकात राजवीर और उसके दोस्तों से होती है। वो सब मिलकर एक रिजॉर्ट में डिनर करने के लिए जाते हैं और वहां पर राजवीर मिनल के साथ रेप करने की कोशिश करता है। अपना सेल्फ डिफेंस में मिनल राजवीर के सर पर एक शराब की बोतल से मार देती है, जिससे कि राजवीर को गहरी चोट आ जाती है। राजवीर एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का भतीजा होता है, इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लड़कियों को परेशान करना शुरू कर देता है। वो मिनल पर हाफ मर्डर का केस दर्ज करवा देता है। लड़कियां पुलिस के पास जाती है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब कोई भी लॉयर उनका केस लड़ने को तैयार नहीं होता है तब उनका पड़ोसी दीपक सिंघाल, जो कि एक रिटायर्ड लॉयर होते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, वो उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। कोर्ट में राजवीर का लॉयर लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाना चालू कर देता है, मगर दीपक इन सारी बातों का मुंह तोड़ जवाब देता है। आखिर में मिनल को इंसाफ मिलता है और राजवीर को सजा हो जाता है। चलिए अब बदला मूवी के बारे में बात करते हैं। नैना एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है जो कि एक होटल रूम में अपने लवर अर्जुन की लाश के साथ मिलती है। कमरा अंदर से बंद होता है, इसीलिए पुलिस को लगता है कि यह मर्डर नैना नहीं किया है। नैना अपने आप को बचाने के लिए बादल गुप्ता को हायर करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा लॉयर है और आज तक कोई भी केस नहीं हारा है। बादल गुप्ता नैना से पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। नैना बताती है कि कुछ महीने पहले वो और अर्जुन एक रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सनी नाम का एक लड़का मर जाता है। नैना अर्जुन को फोर्स करती है कि वो सनी की बॉडी और कार को एक झील में डुबा दे ताकि उनका अफेयर और क्राइम दोनों छुपा रहे। सनी के पेरेंट्स रानी और निर्मल अपने बेटे को ढूंढते हुए नैना तक पहुंच जाते हैं, मगर फिर भी नैना उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। बादल गुप्ता नैना को बार बार उकसाता है और उसकी स्टोरी के लूप होल्स निकालता है। नैना धीरे धीरे कन्फेस करती है कि जब अर्जुन लाश छुपा रहा था तब सनी पूरी तरीके से मरा नहीं था बल्कि जिंदा था, फिर भी नैना ने उसे झील में डुबा दिया। और नैना यह बात भी कबूल करती है कि उसी ने अर्जुन को होटल में मारा था, क्योंकि अर्जुन गिल्ड की वजह से सनी के पेरेंट्स को सब कुछ सच बताना चाहता था। और फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें पता चलता है कि जो आदमी नैना के सामने लॉयर बनकर बैठा था वो असली बादल गुप्ता तो है ही नहीं, वो तो एक्चुअली सनी के पिता निर्मल सिंह है, जो कि मास्क और वॉइस मॉडिफायर यूज कर रहा था। निर्मल ने नैना की सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और फिल्म के एंड में रानी पुलिस को फोन करती है और नैना को पकड़वा देती है। तो बस दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और बच्चन साहब का कोई भी मूवी का अगर कुछ भी डायलॉग आपको याद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मेरे से कोई गलती हो गया होगा तो उस बारे में भी जरूर बताइएगा ताकि आने वाले वीडियोज में हम सुधार कर सके। अगला वीडियो अक्षय कुमार के बारे में होगा जो कि 7-8 दिनों में आ जाएगा। ऐसे वीडियोज देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप दिस हेल्प्स।